एक दिन एक शादीशुदा महिला जिसकी शादी को महज 2 साल हुए थे, 23 साल उसकी उम्र थी, अचानक से अपनी ससुराल में से गायब हो जाती है। अब ससुराल वाले अपनी बहू को ढूंढना शुरू करते हैं। काफी ज्यादा उसे आसपास के एरिया में, आसपास के इलाके में ढूंढा जाता है, लेकिन बहू का कुछ भी पता नहीं चलता। अब परेशान होकर ससुराल वाले लड़की के परिवार वालों को बताते हैं, उसके माता पिता को इस बात की जानकारी देते हैं कि आपकी लड़की कहीं पर गुम हो गई है और हम काफी ज्यादा ढूंढ रहे हैं, कहीं आपके घर या फिर आपके किसी रिश्तेदार के वहां तो नहीं चली गई। अब जैसे ही लड़की के माता पिता को गुमशुदगी का पता चलता है तो एक तरह से परिवार में काफी ज्यादा मातम पसर जाता है। माँ जो है वो काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन पिता कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी को ढूंढ के लाऊंगा, मैं देखता हूं कि आखिर वो कहां चली गई। तमाम रिश्तेदारों के इत्तला की जाती है, तमाम उसके दोस्तों में ढूंढा जाता है, लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता। उधर ससुराल वाले अपनी बहू को ढूंढ रहे थे तो इधर परिवार वाले अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। देखते देखते 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद ससुराल वाले पुलिस की मदद लेते हैं, पुलिस में जाते हैं, पुलिस से बताते हैं कि 2 से 3 दिन हो गए हैं, हमारी बहू जो है वो कहीं गुम हो चुकी है, उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, कृपया करके आप हमारी मदद करो और हमारी बहू को ढूंढो। अब पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेते हैं और जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। मायके वाले भी अपनी लड़की को लगातार ढूंढ रहे होते हैं। एक हफ्ता निकलता है, 2 हफ्ता निकलता है, लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं चल पाता। देखते ही देखते 1 महीना जो है वो निकल जाता है। 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो जाता है, 40 से 45 दिन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस लड़की को ढूंढने में नाकाम रहती है। लेकिन इसी बीच लड़की का जो पिता था उसके साथ एक अजीब सी घटना होनी शुरू हो गई थी। वो जब जब अपनी आंखें बंद करता था, वो जब जब सोने के लिए जाता था, तो उसके सपने में उसकी बेटी आती थी और उससे आकर कहती थी कि पिताजी मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, मुझे यहां से ले चलो। और पिता बताता है कि लड़की जब जब सपने में आती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी काल कोठरी के अंदर बंद हो, जहां से एक रोशनी की किरण भी नहीं जा सकती। अब ऐसा उसके पिता के साथ में अक्सर हो रहा था। देखते देखते कई दिन भी बीतते चले जा रहे थे, लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा था। तकरीबन 50 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद लड़की का पिता जो है वो थक हार के एक बड़ी कमिश्नर लेडी के पास जाता है, एक बड़ी अधिकारी के पास जाता है। उनसे जाकर अपनी पूरी कहानी बताता है कि तकरीबन 50 दिन हो गए हैं, लेकिन मैम आपकी पुलिस जो है वो मेरी बेटी को अभी तक तलाश नहीं कर पाई है और मुझे रोज मेरी बेटी सपने में आकर कहती है कि पिताजी मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बचा लो। अब जैसे ही महिला उस पिता की कहानी सुनती है, वो लेडी महिला जो होती हैं, जो ऑफिसर होती हैं, वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती हैं, क्योंकि पिता काफी ज्यादा फूट फूट कर उनके सामने रो रहा होता है। वो कहती हैं कि आप जो है चिंता मत करो, आपकी बेटी को मैं ढूंढ के लेकर आऊंगी। उन्हें तसल्ली देती हैं और वहां से भेज देती हैं। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करना शुरू करती हैं। ये केस जो है पुलिस से ले लिया जाता है और सीबीआई को सौंप दिया जाता है। कुछ ही दिन सीबीआई ने इस मामले में जांच की होगी, लेकिन सीबीआई को एक बड़ी जानकारी मिलती है, एक बड़ी कामयाबी मिलती है। सीबीआई जो है वो उस लड़की तक पहुंच जाती है और जैसा कि उस पिता के सपने में आती थी लड़की, गड्ढे में से उस लड़की को निकाल के लेकर आती है तकरीबन 60 दिन बाद। और उसके बाद जो कहानी सामने आती है, उसे सुनने के बाद दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से आसान भाषा में इस पूरी घटना को कहानी के माध्यम से समझ पाएं। ये जो कहानी सामने आई है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के थाना पल्ला के कॉलोनी रोशन नगर से सामने आई है। मकान नंबर 61 और गली नंबर 1 है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है अरुण सिंह। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है तन्नू, जिसकी उम्र 23 साल है। और अरुण सिंह और तन्नू दोनों आपस में पति पत्नी हैं।
2 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। इस कहानी के अंदर जो तीसरा किरदार है उसका नाम है भूप सिंह, जो कि ससुर है तन्नू का। इस कहानी के अंदर जो चौथा किरदार है वो है सोनिया, तन्नू की सास है। इस कहानी के अंदर जो चौथा किरदार है वो है बेटी काजल, यानी तन्नू की ननंद। और इस कहानी में जो किरदार है वो है तन्नू का पूरा परिवार। अब इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 2 साल पहले। तन्नू फिरोजाबाद यूपी की रहने वाली थी। उसकी शादी अरुण सिंह से करवाई जाती है, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला होता है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी अपना शादीशुदा जीवन जीना शुरू करते हैं। तन्नू की उम्र महज 23 साल थी। वो काफी ज्यादा खुश थी। उसने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए न जाने अपने पति के साथ क्या क्या सपने देखे थे। एक अच्छी बहू की तरह वो अपने ससुराल में रह रही थी। अपने पति की, अपने सास ससुर की हर बात मानती थी और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहती थी, क्योंकि तन्नू एक बेहद ज्यादा अच्छी लड़की थी, उसके परिवार वाले बताते हैं। शादी के कुछ महीने और बीतते हैं। पति पत्नी के बीच में 2-3 महीने सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक से तन्नू के जीवन में एक तूफान आने लगता है। उसके ससुराल वाले, उसकी सास, उसका ससुर और उसका पति अरुण जो है उस पर पैसों का दबाव बनाने लगते हैं। उस पर एक तरह से ये कहने लगते हैं कि अपने परिवार से पैसे लेकर आ। अरुण कहता है कि मुझे अपने कपड़े का व्यापार बढ़ाना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए और मुझे पैसा तुम ही ला के दोगी। लेकिन लड़की अपने परिवार वालों को ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वो दिक्कत झेल जाती थी। जो कुछ भी उसके साथ ससुराल में होता था वो सहन करती रहती थी और किसी को नहीं बताती थी। लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, जब तन्नू को ज्यादा परेशान ससुराल में किया जाने लगता है, बर्दाश्त की सारी हदें पार हो जाती हैं, उसके बाद तन्नू फैसला लेती है और अपने ससुराल से अपने मायके पहुंच जाती है। मायके जाने के बाद अपने मायके वालों को सारी कहानी बताती है। अब मायके वाले परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन अपने घर पर रहती है, 1 से 2 महीना। उसके बाद शादीशुदा महिला थी, अपने मायके पहुंच गई थी। अब लड़के वाले जो हैं वो भी मनाने की कोशिश करते हैं। दोनों परिवारों के बीच में नौबत यहां तक आ गई थी कि तलाक हो जाए, लेकिन फिर कुछ रिश्तेदार मिलकर, कुछ बड़े लोग मिलकर दोनों की सुलह करा देते हैं। एक पंचायत में यह फैसला होता है कि तन्नू वापस अपने ससुराल में चली जाएगी। अब तन्नू जो है वो अपने ससुराल में वापस आ जाती है। अब तन्नू के वापस आने के बाद कुछ महीने तो ठीक रहते हैं डर से समाज के, लेकिन उसके बाद फिर उसके ससुराल वालों का, उसके पति का यही ढर्रा शुरू हो जाता है। वो अपनी बहू को जो है टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। बार बार उससे कहते हैं कि तू पैसा लेकर आ। अब लड़की पैसा लेकर आए तो फिर कहां से आए। देखते ही देखते समय गुजर जाता है। दिन आ जाता है 21 अप्रैल का। 21 अप्रैल की रात साल 2025 को तन्नू जो है वो अपने ससुराल से अचानक गायब हो जाती है। तन्नू का कुछ भी पता नहीं चलता। परिवार वाले यानी उसके ससुराल वाले उसे ढूंढते हैं। अब तन्नू कहीं पर नहीं मिलती। 22 तारीख आ जाती है, 23 तारीख आ जाती है। मायके वालों को भी ससुराल वाले इतला कर देते हैं। माता पिता काफी ज्यादा परेशान होते हैं, अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन पिता भी अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाता। पुलिस के अंदर जो है वो जानकारी दे दी जाती है। पुलिस इस पूरे मामले में शुरू में थोड़ी ढील ढाल डालती है, उस तरह से जांच नहीं करती जिस तरह से उसे जांच करनी चाहिए। इसीलिए समय बीतता चला जाता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, तकरीबन 50 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन इन 50 दिन में एक ऐसी घटना होनी शुरू हो गई थी लड़की के पिता के साथ में, जो लड़की उसके पिता के सपने में आने लगी थी। वो अपने पिता को सपने में आकर अक्सर कहती थी कि पिताजी मुझे बचा लो और मुझे यहां से निकाल कर ले चलो, जिससे पिता जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अब लड़की जब 50 दिन तक नहीं मिलती है तो वो पिता रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ एक बड़ी पुलिस अधिकारी से मिलता है, जो कि कमिश्नर होती हैं, लेडी होती हैं। अब उन्हें सारी कहानी बताता है। वो लेडी जैसी उस पिता की कहानी सुनती हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं कि आप परेशान मत हो, आप तसल्ली रखो, मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर लेके आऊंगी। वो दरख्वास्त करती हैं कि इस केस को पुलिस से हटाकर सीबीआई को दे दिया जाए, क्योंकि 50 दिन हो चुके थे और कहीं भी तन्नू जो है वो नहीं मिल रही थी। अब सीबीआई मामले में जांच पड़ताल करना शुरू करती है। कई एंगलों से जांच पड़ताल करती है। कई अपने मुखबिरों से लड़की के बारे में पता करती है, आस पड़ोस में पता करती है। तो आस पड़ोस वाले भी बताते हैं कि साहब
इनके बीच में कभी कभार लड़ाई होने की आवाजें वगैरह जो है वो आया करती थी, लेकिन 21 तारीख से तो हमने उस लड़की को देखा ही नहीं है। लेकिन उससे पहले हाँ कई बार आवाजें इनके घर में बहू की जरूर आ जाती थी कि जैसे ये बहू को डांटते पीटते हो। यहीं से शक दौड़ जाता है ससुराल वालों पे सीबीआई का। अब मुखबिर से एक ये जानकारी मिलती है कि 15 अप्रैल के बाद यहां पर एक गड्ढा खोदा गया था घर के सामने, रोशन नगर गली नंबर 1 मकान नंबर 61 के सामने एक गड्ढा खोदा गया था और ना कोई नाली थी ना कोई पानी था यहां पर। उसके बावजूद भी गड्ढा खोदा गया और कुछ दिन बाद ही बंद हो गया। अब सीबीआई वाले उस लड़की के ससुराल वालों से पूछते हैं कि भाई हमें पता चला है कि यहां पर तुमने गड्ढा खोदा है, अगर गड्ढा खोदा तो क्यों खोदा? तो तुरंत ससुर जो है भूप सिंह वो काफी गुस्से में पुलिस वालों को जवाब देता है, आपका क्या मतलब? आप देख नहीं रहे हैं कि पूरी कॉलोनी में गड्ढे खुदे हुए हैं और अक्सर यहाँ पर पानी को खपाने के लिए, पानी को गड्ढे में पहुंचाने के लिए, जिससे कीचड़ वगैरह ना हो, साफ सफाई बनी रहे, तो इस तरह के गड्ढे जो है वो खुदवाते हैं। अब सीबीआई वाले पूरी गली में जांच करते हैं तो हर घर के सामने इसी तरह का एक गड्ढा खुदा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो ससुराल वालों पे ही सीबीआई वालों की घूमने लगती है। वो और चीजें पता करते हैं, फिर वो उन मजदूरों तक पहुंचते हैं, उन राज मिस्त्रियों तक पहुंचते हैं जिन्होंने उस गड्ढे को खोदा था। उनसे पूछताछ की जाती है तो राज मिस्त्री बताता है कि साहब गड्ढा तो हमने खोदा जरूर था, लेकिन गड्ढा हमने भरा नहीं था और ये गड्ढा जिस काम के लिए खोदा गया था वो काम भी नहीं हो पाया था। अब यहीं से काफी ज्यादा जो है ससुर को पुलिस उठा लेती है, साथ ही साथ सास को भी उठा लेती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। उसके बावजूद भी ससुर जो है वो काफी ज्यादा उल्टे पुल्टे जवाब देता रहता है। अब डिसीजन ये लिया जाता है कि क्यों ना एक बार इस गड्ढे को खुदवा के देख लिया जाए। उस गड्ढे के पास में पुलिस पहुंचती है, सीबीआई टीम पहुंचती है और उस गड्ढे को दोबारा से खुदवाया जाता है। जब गड्ढे को खुदवाया जाता है तो उसके अंदर 60 दिन बाद उस तन्नू की, जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, जिसकी उम्र महज 23 साल थी, उसकी डेड बॉडी निकलती है। जिस हालत में उसकी डेड बॉडी थी वहां जितने भी लोग थे उनके पैरों तले जमीन निकल गई। हर किसी के आंख में आंसू आ गए कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या और ये लाश जो है यहाँ पर कैसे पहुंची। अब तन्नू की लाश जो है वो बरामद हो चुकी थी। अब पुलिस जो है तुरंत दोबारा से भूप सिंह के पास पहुंचती है और भूप सिंह को जब अपने तरीके से पूछना शुरू करती है, अब पुलिस तो पुलिस है, जब अपनी पर आ जाए तो बाल की खाल भी निकाल ले, सख्ती से पूछताछ करती है। उसके बाद भूप सिंह टूट जाता है और बताता है कि साहब मैंने अपनी बहू को मार दिया है और ये सब जो कुछ किया है ये मैंने ही किया है। अब भूप सिंह से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी बहू को मारा तो मारा क्यों? तो भूप सिंह बताता है कि अक्सर शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे बेटे की और इसकी लड़ाई होने लगी थी, ये हमसे भी लड़ने लगी थी और हम जो है इससे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और यह हमारी जो है वो बात वगैरह नहीं मानती थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि हम अपने लड़के की दूसरी जगह पे शादी करना चाह रहे थे। वो बताता है कि 15 अप्रैल को हमने प्लान बनाया था और 15 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल की रात को हमने ये सब कुछ घटना को अंजाम दिया है। 21 अप्रैल की सुबह को मैंने अपनी पत्नी, जिसका नाम सोनिया है, मैंने उसे अपने रिश्तेदार के वहां पर भेज दिया था। अब घर पर रह गए थे महज 4 लोग, बहू, मेरी बेटी, मैं और मेरा बेटा। अब रात के समय में हम काफी अच्छा खाना बनवाते हैं बाप बेटा, और ये जो प्लान बनाया था ये हम 4 जनों ने बनाया था। मैंने बनाया था, मेरी पत्नी ने बनाया था, मेरे बेटे और मतलब हम 3 लोगों ने ये पूरा प्लान बनवाया था। इस तरह का वो बयान देता है। अब बताता है कि 21 अप्रैल की रात का समय था, बहू काफी अच्छा खाना बनाती थी, हमने खाना बनवाया और खाने में हमने बेहोशी की दवाई मिला दी थी। बेहोशी की दवाई जो थी वो अपनी बेटी के खाने में, यानी जिसका नाम काजल था, उसके खाने में मिलाई और अपनी बहू के खाने में मिला दी। उस खाने को खाने के बाद मेरी बेटी और मेरी बहू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की हालत में हो गई थी, बिल्कुल मानो कि उन्हें नशा हो गया था। तो मेरी बेटी तो ग्राउंड फ्लोर पर जाके सो गई और मेरी बहू अपने कमरे में जाकर सो गई थी। तभी रात के समय मेरा बेटा आता है मेरे पास में और कहता है कि जो काम तुम्हें करना है वो तुम कर लो।
अब पिता ने जो है अपने बेटे से और अपनी पत्नी से कह ही दिया था कि जो कुछ भी करूंगा, अगर इस लड़की को मारूंगा भी तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। पति जो है अपनी पत्नी को कमरे में छोड़कर आ जाता है। ससुर भूप सिंह जो है वो उसके कमरे में पहुंचता है और आधे नशे में होती है तन्नू, उसे देखकर भूप सिंह की नीयत बिगड़ जाती है। अब जब नीयत बिगड़ती है तो उसके साथ वो गलत हरकत करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करता है। उसके बाद फिर उसे छोड़कर नीचे आ जाता है। काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर मैंने किया तो क्या किया। फिर उसके बाद गुस्से में फिर ऊपर जाता है और चुन्नी से अपनी बहू का गला घोंटकर प्राण निकाल देता है। उसके बाद बाप और बेटा जो है डेड बॉडी को उस गड्ढे के अंदर डालकर खुद अपने हाथ से पाट देते हैं। और अगले दिन जब मजदूर आते हैं तो मजदूरों से ये कह देते हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है, अब हमें इसमें काम नहीं करवाना, तुम इस गड्ढे को बस फ्लैट कर दो। मजदूर आते हैं, वो ऊपर का गड्ढा फ्लैट करते हैं, अपने पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। और तभी से पूरा का पूरा परिवार जो है वो पुलिस को गुमराह कर रहा था। यानी ये कहानी जिस किसी के भी सामने आई तो वाकई में ही उसकी आंखों से आंसू आ गए, जिसने भी ये मंजर देखा। क्योंकि 23 साल की लड़की जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, जो महज दहेज के लोभियों के खातिर एक बार फिर से भेंट चढ़ गई और उसे इतनी दर्दनाक मौत दी गई। उसके पहले ससुर ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। और घोर कलयुग में एक बार फिर एक पूरे परिवार ने पाप किया। और ऐसी घटनाएं आए दिन कलयुग में अब सामने आती जा रही हैं। कभी पति अपनी पत्नी को मार दे रहा है तो कभी पत्नी जो है वो अपने पति को अपने प्रेमी के लिए मार दे रही हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, तमाम क्राइम की घटनाएं जो है वो सामने आती जा रही हैं। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन आंखों देखिए समाचार पत्रों में छपी घटनाएं होती हैं तो यकीन करना भी पड़ता है। और दोस्तों, मैं इसी तरह की कहानी आपके लिए लाता भी रहता हूं, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन इस पूरी घटना पर, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट जरूर करना। क्योंकि ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे समाज को सबक भी मिल सके। अपनी राय कमेंट में जरूर रख के जाना। किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से आप मेरी ये पूरी कहानी सुन रहे थे, ये भी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। और हाँ, क्राइम की स्टोरीज के लिए, क्राइम के केसों की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह की कहानी रोज रात को आपके लिए जरूर लाता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।